नमस्कार प्यारे साथियों। इस समय हमारी एनसीईआरटी की क्लासें चल रही हैं। एनसीईआरटी में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट इस समय चल रहा है। पिछले दिनों हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मानचित्र क्या होता है, मानचित्र के ऊपर दर्शाए गए जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर हमें कहीं जाना है या किसी मैप को देखना है तो उसको, चूँकि मैप हमारा छोटा होता है, तो मैप को हम कैसे देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि यह सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, या फिर यह कोई कच्ची सड़क है या मंदिर है, मस्जिद है। दिशा कैसे निर्धारित होता है, इसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 5, जिसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के विषय में पढ़ेंगे। इसको हम शॉर्टकट में पहले बता देना चाहते हैं कि पृथ्वी के परिमंडल मतलब यही हुआ कि जो पृथ्वी के अंदर से लेके ऊपर तक जो इसकी जल, पृथ्वी, ठोस भाग और वायु, ऑक्सीजन वाला भाग है, और ये जल वाला और सतह वाला मिट्टी वाला भाग है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है, हमें जो है जमीन चाहिए रहने के लिए, जल और हवा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी को ये 3 जो मंडल हैं, इसको ध्यान देंगे। पहला है भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। यह है, तो यहाँ से देखेंगे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी वाले भाग को भूमंडल कहते हैं, तथा गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, जिसमें वायु पाई जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन उसे कहा जाता है। जहाँ पर दिया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पृथ्वी के परिमंडल हुए, क्या वो जमीन है, जमीन के बाद उसी जमीन के एक भाग में जमीन है, दूसरे भाग में देखा जाए एक तरह से तो क्या है, जल है, और उसके बाद वायु है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जलवाष्प सम्मिलित है। मतलब पानी जो है, वाटर वाला क्षेत्र, उसमें बर्फ भी है और उसी से जो पानी से बना हुआ गैस और पानी तो है ही। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी ही एक ऐसा जीवमंडल है, पृथ्वी ही एक ऐसा मंडल है जहाँ पर ये तीनों तत्व पाए जाते हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व माने गए हैं। अगली हेडिंग में चलते हैं, भूमंडल। भूमंडल को अब उसके विषय में, भूमंडल के विषय में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये भूमंडल पृथ्वी की बात कर रहा है कि जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, जो जीव हैं, उनके लिए भी पोषक तत्व, पेड़ पौधे हैं, उनको लिए पोषक तत्व कहाँ है, जमीन में ही है। पृथ्वी की सतह 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय
बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी आगे मानचित्र में भी दिखाया जाएगा। क्या स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो देखा जाए, अगर जो महासागर है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्थलीय भाग देखा जाएगा तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं जुड़े हुए भी मैप में देखा जाएगा स्पष्ट रूप से। समुद्री जल तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य मापा जाता है। मतलब अगर जीवन, मान लीजिए ये हमारी यहाँ से पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो कहीं ना कहीं वायुमंडल वाला क्षेत्र इसके ऊपर रहेगा, यही रहेगा वायुमंडल वाला क्षेत्र, वायुमंडल वाला क्षेत्र है, यही रहेगा। लेकिन जो जल है ऊपर तो नहीं रहेगा, जल नीचे वाले क्षेत्र में आएगा ना। तो इसके कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ से सीधा ये वाला क्षेत्र, यहाँ से ये वाला क्षेत्र, यहाँ से समुद्री जल जो है, मतलब यहाँ सतह से जल से लेकर वायु तक का ये तीनों भागों की बात कर रहा है। थोड़ा सा इसमें आगे चल के अब देख लेते हैं कि मैप में जो बताया गया है कि क्या वो सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर कुछ देखेंगे थोड़ा तो कहीं कटपिट के, नहीं तो छोटा मोटा कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैप है। हाँ, तो मैप को ही थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप यहाँ से, हाँ आप देखते हैं, देखिए इस मैप में दिखाया गया है कि जो पृथ्वी है उसका ये मैप बना के दिखाया गया है कि इसमें किस प्रकार से कितना जल है और कितना स्थल है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये सब पार्ट होता है, जैसे ये सब पार्ट, लैंड पार्ट, ये वाले, ये सब, ये क्या है, कहीं ना कहीं ये ज़मीन रहेगी। बाकी ये सब क्या क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये वाटर वाला क्षेत्र है, ये सब वाटर वाला क्षेत्र है। अगर इस तरह से देखेंगे तो रहेगा। अब देखिए, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा, जिसे काल्पनिक रेखा माना गया है, भूमध्य रेखा बीचों बीच ये गई है और ऊपर से हमारी कर्क रेखा गई है, तो कर्क रेखा है। अब इसमें ये देखेंगे, इसमें जो पूछ रहा था कि देखिए जो भारत है, हमारा भारत कहाँ पड़ेगा, ये हमारा भारत यहाँ पड़ेगा। अब देखिए ये भारत है, भूमध्य रेखा से कहीं ना कहीं ऊपर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो नीचे है। पहले, सबसे पहले महाद्वीपों की बात करते हैं। तो महाद्वीप इसमें देखा जाए तो अगर वैसे महाद्वीपों को दो आधारों पर बांटा जाता है, आकार की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक, अगर आकार या जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जो एशिया है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पूरा फैला हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये वाला पार्ट, ये एशिया का पार्ट है। एशिया के जस्ट बाद अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप है। अगर ये सारे महाद्वीपों को यहाँ से देखें तो ये हमारा पहले नंबर पर एशिया और दूसरे नंबर पर हमारा अफ्रीका रहेगा। ये हम जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वहीं तीसरे नंबर पे यूरोप रहेगा। यूरोप जो है तीसरे नंबर पर रहेगा। देखिए आकार में तो यूरोप छोटा है लेकिन जनसंख्या में है। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि अगर हम देखें आकार की दृष्टि से तो सबसे बड़ा हमारा एशिया हो जाएगा, और उससे बाद अगर खुद मैप को देखें तो ऐसा लगता है दूसरे नंबर पे अफ्रीका रहेगा। देखिए यूरोप तो छोटा ही है, यूरोप तो आएगा नहीं तीसरे नंबर पे। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका और नीचे वाला फिर दक्षिणी अमेरिका, ये चार महाद्वीप इस प्रकार से आ जाएंगे सीरियल क्रम में। उसके बाद अगर कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है एकदम यहाँ पे ये अलग से महाद्वीप यहाँ पे है सबसे नीचे क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे डाउन्स बोले जाते हैं। इसी प्रकार से कंपोज हो गया, कंपोज ब्राज़ील हो गया, प्रेयरी कहाँ हो गया, अमेरिका, ये सब यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें अभी इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये महाद्वीप का चित्र है कि यहाँ से हम देखेंगे एशिया, एशिया के बाद एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका,
उधर है, और फिर दक्षिणी अमेरिका, इस प्रकार से रहेंगे। ये जो हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है, ये नीचे है अंटार्कटिक महाद्वीप, ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ सिर्फ अक्सर रिसर्च सेंटर ही लगाए जाते हैं, जीवन संभव नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर है। ये अक्सर पूछा जाता है कि विश्व सबसे ऊंचा शिखर है, यही है माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो भारत की K2 गाडविन हो जाएगी। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। महासागर थोड़ा सा हमने नहीं देखा है, महासागर देखिए, प्रशांत महासागर अब इधर से है, तो इधर से लेकर के पूरा इधर प्रशांत महासागर रहेगा। ये भारत के नीचे जो है ये हिंद महासागर रहेगा, हाँ, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर रहेगा, अटलांटिक महासागर रहेगा। उसके बाद दक्षिणी महासागर इधर रहेगा। एंडीज पर्वत जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा। ये मैप का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? मतलब इसमें सिर्फ ये समुद्र की गहराई की बात किया है। अब आ जाते हैं जो महाद्वीप हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि उनके विषय में क्या क्या जानकारियाँ हैं। महाद्वीप के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये 7 महाद्वीप हैं। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? जुड़े हुए हैं जलशास्त्र, इसको छोड़ते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक वही है जो सबसे नीचे है, बर्फ से ढका हुआ है ना, ये दिखाया गया है। यहाँ से हो गया जाता है। अब एशिया के बारे में देखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यही है। कौन सा? एशिया है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग यह फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा से, पूर्वी गोलार्ध में है ना, पूर्वी गोलार्ध में है ये। मतलब अगर हम बनाए इस तरह से, इधर बनाए, इसको लेते, एक सेकेंड, इसको साफ करते हैं। अगर ये पृथ्वी हम ले लें, पृथ्वी है, अब पृथ्वी में अगर हम मान लेते हैं ये भूमि के मध्य से 2 भागों में बांटा जाए, उसके बाद ये हमारा कौन सा रहेगा? ये पूरा ये कौन सा रहेगा? दक्षिणी भाग या दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी रहेगा। तो दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे हो गए। लेकिन अगर इस तरह से बांटेंगे तो इधर वाला भाग पश्चिमी हो जाएगा और इधर वाला पूर्वी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यही सब फैला हुआ है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? विश्व का सबसे बड़ा, इसलिए इसे जो है पूर्वी गोलार्ध में रखा गया है, बताया जाता है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, अभी मैप में दिखाया हूं, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, क्योंकि यूरोप प्लस एशिया मिला हुआ है। ये दिया है। एशिया का सबसे छोटा, यूरोप सबसे एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, अंटार्कटिक वृत्त से। मतलब अगर पूरा मैप आप बनाएंगे इस तरह से विश्व का, तो जो यहाँ पे रहेगा ये एशिया रहेगा। एशिया के जस्ट बगल में यहाँ पे यूरोप आएगा। तीसरे नंबर पे है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा इसमें दिया है, बट यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हाँ, जो विषुवत वृत्त से 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक, जिससे होकर यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। अब इसमें आपको बताना है कि जो है भारत से या से कौन से रेखा होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है विश्व का, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। मतलब यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। अफ्रीका का बताइए करके रेखा बताना है। बस यही इतना कहानी इसमें है। इसके बाद अब आते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, पनामा जल संधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब यह है जल संधि। मतलब कहीं ना कहीं देखिए ना, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका जब मैप में दिखाएंगे आने के लिए एक यहाँ जल संधि है, जिसे जल संधि बोलते हैं। मतलब दो जो महाद्वीपों को जोड़े उसे जल संधि बोलते हैं, इसे पनामा बोलते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। लिखा है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है ना। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़े जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों या एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक, यहाँ चलते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका, इसके बारे में, इसका अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध बोला जाए तो अगर विश्व पटल का मैप बनाएंगे, मार्कर रेड कर लेते हैं, बनाएंगे तो जो इसका अधिकांश भाग आएगा वह कहाँ से आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण मतलब ऊपर वाला उत्तर हुआ, तो नीचे वाला दक्षिणी वाला आएगा इधर साइड में। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। सबसे नीचे छोटा, जैसे अगर विश्व का मैप लेंगे तो सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आएगा। यह एक ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसमें इतनी ही जानकारी दिया है। अब बढ़ते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह एक दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं है। मतलब वही है कि वहाँ पे बर्फ ढका है तो मानव कहाँ से रहेंगे? वहाँ रिसर्च सेंटर भी लगाए जाते हैं, शोध केंद्र। कुछ नाम इसका दिया है, इनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ये तो हो गई हमारे स्थल भाग की बात। अब हम बात करेंगे जल मंडल की बात करने वाले हैं। जो महाद्वीप थे उनको हम देख चुके हैं हम लोग। अब आइए बात करते हैं जल मंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूर से देखने पर पृथ्वी का जो समुद्र का भाग है बहुत बड़ा भाग है और वह नीला दिखाई देता है ना। पृथ्वी का 71% जल तथा 29% स्थल है। जमीन सिर्फ 29% है, जल 71% है। इसलिए हमेशा इसे यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदी, झील, हिमनद, भूमिगत जल, वायु, जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में जाता है एवं अधिक खारा होता है। आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो जितना भी जल है पीने योग्य बहुत ही कम जल है, क्योंकि खारा पानी, जितने भी पानी है सब खारा पानी होता है। आगे बढ़ते हैं।
ये इस तरह से कुछ ये मैप को दिखाया है कि ये दिखाया है कि जो है जैसे अगर मैप के पटल पे देखा जाए तो कौन सा महाद्वीप कहाँ पड़ेगा। ये सीधा देख सकते एशिया है अपना, एशिया यूरोप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक सबसे नीचे बर्फीली वाला, ये मैप पे दिखाया है। अब यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दिया है। जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परत एवं हिमनद भूमि के रूप में पाया जाता है। जल बहुत कम अलवण के रूप में पाया जाता है। तात्पर्य है कि मैंने जैसे बताया कि जो जल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर वो खारा के रूप में है, लवणीय है, मतलब खारा जल है, पीने योग्य जल बहुत कम है ना। इसके बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर, ये एक तरह से हो गई। अब महासागर की बातें। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी महासागर हैं कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहते हैं। तरंग, ज्वार भाटा क्या होता है? जब समुद्र में लहरों के द्वारा पानी ऊपर उठता है तो उठने वाले भाग को ज्वार और नीचे वाले को भाटा, मतलब जो ऊपर लहर आ जाती है, ऊपर जाती है, वही ज्वार भाटा होता है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 है। अच्छा, ये महासागरों की बात कर रहे हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, अभी जो हम लोग मैप में देख चुके हैं। तो कुल प्रमुख कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। अब महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र में यहाँ ये दिखाया भी गया है। आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका, मतलब जो मैप में है उसका लोकेशन बता रहा है कि कौन सा महाद्वीप और कौन सा महासागर किसके किनारे पर है, उसके किनारे कौन महाद्वीप है उसकी बात कर रहा है। ये तटीय रेखा है। यहाँ से देखते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश में बदलता है। ये उसकी महाद्वीप बता रहा है। अंटार्कटिका की महाद्वीप की ये लोकेशन बता रहा है। आगे बढ़ते थोड़ा। अब ये महाद्वीप यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, मतलब सारे महाद्वीपों के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं। हम लोग 2 टॉपिक अध्ययन कर चुके। पहला पृथ्वी का अध्ययन जो ठोस वाला भाग है। उसके बाद हम लोग पृथ्वी के जल वाले भाग की बात कर लिए। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की बात करते हैं। तो वायुमंडल में पहले देखते हैं वायुमंडल के बारे में कुछ जानकारियाँ क्या दिया है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। तो जैसे मान लीजिए जैसे ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य से खतरनाक किरणें पृथ्वी पर आती हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। ऐसी किरणों को जो ओजोन परत है
किरणों को वहाँ से उसको रोकती है और जो है फिर उसके बाद वहाँ से धूप यहाँ पे धरती पर पहुँचती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल, अच्छा इसमें ये बता रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर से जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के ऊपर से जो वायुमंडल है उसी को ये बांट के दिखाया है, कितनी परतों में बटी हुई है। उसी की ये बात किया है कि जो परत हैं उन परतों की क्या विशेषताएं हैं और कैसे कैसे बांटा गया है उसके बारे में बताया गया है। जैसे इसमें लिखा है, सबसे पहले है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इन नामों से जाना जाता है। अब थोड़ा थोड़ा इन्हीं के विषय में पढ़ लेते हैं कि ये मंडलों में किसकी क्या विशेषता है। देखिए, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टुअल चीज़ें हैं, इसको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। 99% भाग है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन कितना है? 21%, नाइट्रोजन 78%। इसमें पूछ सकता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की उपलब्धता है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ से इसका आंसर। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यहाँ पे एक चीज़ आप बताना है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उन सब में कौन सी गैस भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एकदम बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हम अब सांस में हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं तो निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वही पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से गैसों के इस क्रम से पृथ्वी का एक संतुलन बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता है। आप जानते हैं, पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। अच्छा, इसका ये कहने के तात्पर्य, जैसे मान लेते हैं हम कि हमारी यहाँ से ये ऑक्सीजन वाला पार्ट ले लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा जल है। थोड़ी देर के समझने के लिए, तो जब हम यहाँ से इधर जाएंगे, हम वैसे कहाँ पर हैं? हम यहाँ पृथ्वी पर हैं। अब यहाँ पृथ्वी पर हैं तो अगर हम जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर जो है, दबाव कम होगा। जैसे मान लीजिए कि हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा प्रेशर दबाव कम रहेगा। जैसे ही नीचे आएंगे प्रेशर दबाव बढ़ेगा। जैसे कि अगर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो जैसे हमारे शरीर की नसें जो हैं वो फूलने लगेंगी, क्योंकि बाहर का दबाव कम रहेगा, तो शरीर के जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर निकलेगा। वही अंदर अगर जाते हैं तो अंदर पे दबाव बढ़ेगा। इस बात को यहाँ बताया गया है। ये कुछ वायुमंडल, स्थल मंडल की कुछ मैप बना के दिया है। यहाँ से ऊपर की ओर जाते समय तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है।
ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे वीडियो आज की लंबी हो गई है। यह भाग वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य दो भागों में जंतु एवं पादप में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया तथा एक दूसरे को किसी न रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे लकड़ी तथा खेती वनों की काटा जाए, ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ढाल ज़मीन है या ज़मीन का ही कहीं ले लीजिए, वहाँ से सारे पेड़ पौधे और वहाँ के जो चारे घास हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, बारिश के दिनों में वहाँ पर क्या होगा कि कटाव ज़्यादा होगा। तो क्या हुआ, हमने घास को नष्ट किया तो कटाव ज़्यादा हुआ, मिट्टी नष्ट होना शुरू हो गई। वहीं पर हमने वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए और फसल उगाए तो मिट्टी उससे वहाँ की उर्वरा शक्ति बनी रही और वो मिट्टी उपजाऊ रही तथा टिकाऊ रही और कटाव होने से बचा। यही बता रहा है कि आप पृथ्वी के किसी भी भाग की किसी भी चीज़ों का जो संबंध है वो आपस में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार पेड़ पौधे मिट्टी को कहीं न कहीं बांध कर रखते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। तो ये सब क्या है, कहीं न कहीं परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। आगे ये लास्ट टॉपिक अब रहेगा, यहाँ से ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको देखते हैं। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही। इससे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच को प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं पृथ्वी के संतुलन के बिगड़ने का कारण जो है वो क्या है, यही चीज़ें हैं जो फैक्ट्रियां हैं, वायु प्रदूषण जैसे ईंधन जो प्रयोग कर रहे हैं, कोयले का प्रयोग, डीजल का गाड़ियों का प्रयोग, एसी। तो अगर हम इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे कहीं न कहीं हमारी जो है पृथ्वी क्या होगी, प्रभावित होगी। अब जब पृथ्वी प्रभावित होगी तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कार्य करें जिससे पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव न पड़े और एक संतुलन बना रहे, जिससे न अत्यधिक गर्मी और न अत्यधिक ठंडी पड़े। धीरे धीरे समय बदल रहा है और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो गर्मियां अब ज़्यादा पड़ने लगी। इसका कारण क्या है कि कहीं न कहीं पृथ्वी के संतुलन के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। उसी की बात किया है कि उसके संतुलन को हमेशा सीमित उपयोग करेंगे, उसका ज़्यादा हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें ये सारी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप यहाँ से अब क्लास ख़त्म होती है। ये क्या है, क्वेश्चन आंसर है कुछ। आई होप आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो बस मेरा सपोर्ट आप सब्सक्राइब करके और शेयर करके ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बने रहिएगा। अब कल इसके बाद हम अगली नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।